नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा प्रस्ताव। 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग इस दौरान की गई। तो 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग उठी है। पूर्ववर्ती दमन सरकार की लापरवाही के कारण हाईकोर्ट में आदिवासी समाज का आरक्षण घट गया था। कांग्रेस की सरकार आदिवासी समाज को 32% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी को एक पत्र लिखा है कि विधानसभा का विशेष सत्र 1 एवं 2 दिसंबर को बुलाया जाए ताकि आदिवासी समाज के आरक्षण को यथावत रखा जाए। कांग्रेस की सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है कि जिस समाज की जितनी आबादी है उस समाज को संवैधानिक आधार पर उसका हक मिलना चाहिए। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति पूर्ववर्ती दमन सरकार की अकर्मण्यता और लापरवाही के कारण निर्मित हुई है और हमारी सरकार इसको सही करने के लिए सारे संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेगी। तो सुना आपने सुशील आनंद शुक्ला का ये बयान है कि पूर्व की बीजेपी सरकार के दौरान जो अकर्मण्यता रही है उसके कारण आदिवासी समाज को ये सब झेलना पड़ रहा है और अब उनकी जनसंख्या के अनुसार जो आरक्षण है उसे बने रहने की मांग के चलते आवेदन किया गया है और पत्र लिखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है और साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा है और 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष जो सत्र है बुलाने को लेकर उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर लगातार अगर हम बात करें तो आदिवासी आरक्षण कम होने को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई थी और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में जो आदिवासी आरक्षण है वो 32% से घटकर 20% हो गया और इसी को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में आंदोलन भी हो रहे थे। और अब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा है और जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा, एक बड़ा दाव इसे देख सकते हैं उपचुनाव को लेकर। भानु प्रतापपुर में अभी उपचुनाव होने वाले हैं और जाहिर तौर पर वहां पर अगर समीकरण देखा जाए, जो आदिवासी वोटर्स और जनसंख्या का समीकरण देखा जाए, कहीं न कहीं लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो जो है इस पर इफेक्ट भी डाल सकते थे। और सरकार लगातार कह रही थी कि अपनी आश्वासन दे रही थी, चाहे वो सर्व आदिवासी समाज के लोग हों या आदिवासी समाज के अलग अलग वर्ग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार जो है वो आरक्षण कम होने नहीं देगी और इसको लेकर जो भी तैयारियां जो भी कदम उठाए जाने हैं वो कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार की तरफ से 3 देश के बड़े वकील जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना यह है विशेष सत्र बुलाने का जो प्रस्ताव दिया गया है उसके बाद में विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो है वो राजभवन सूचित किया जाएगा, वहां से जो है वो अधिसूचना जारी होगी और 1 और या 2 दिसंबर को जो है ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस विशेष सत्र में दोनों ही जो चाहे हम बात करें कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो पार्टी के जो विधायक हैं वो जो है आपस में डिस्कशन करेंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जी और धनंजय जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो धनंजय जी आपके पास आते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है, अनुरोध किया है कि 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया जाए और इसके चलते विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। यह आरोप लगाया गया, अभी हाल ही में हम सुन रहे थे सुशील आनंद शुक्ला का जो बयान है कि पिछली सरकार की अकर्मण्यता के चलते ये स्थितियां बनी हैं कि आदिवासी समाज को इतना परेशान होना पड़ रहा है अपने हक के लिए। निश्चित तौर पर देखेंगे, पूर्व की रमन सरकार ने जब 32% आरक्षण लागू किया उस दौरान देखेंगे कि जो एससी वर्ग को आरक्षण मिलता था उसमें कटौती करने का काम किया था जी। 2 वर्गों के बीच पर एक विवाद उत्पन्न किया गया क्योंकि रमन सिंह की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है ना कि आरक्षण खत्म होनी चाहिए। और दुर्भाग्य की बात आप देखेंगे, जब 32% आरक्षण का मसला न्यायालय में गया तो उस दौरान एक कमेटी गठन किया गया था आदिवासी नेता ननकीराम कंवर जी के अध्यक्षता में। उस कमेटी के अनुशंसा को भी न्यायालय में नहीं रखा गया और न्यायालय को यह भी नहीं बताया गया था जब न्यायालय ने उनसे पूछा कि 32% आरक्षण देने का आधार क्या है,
जी। तो जो एफिडेविट पूर्ववर्ती सरकार ने दिया था उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जो पक्ष को मजबूती से रखेंगे। तो एक धोखा करने का पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, रमन सिंह की सरकार ने। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार आदिवासी वर्ग को उनके जनसंख्या के हिसाब से 32% आरक्षण देने के पक्षधर है। हमने माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद हमने कहा कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और आज आप देखेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय में भी उस उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे रहे हैं, और उसके साथ साथ विशेष सत्र भी 1 और 2 दिसंबर को बुलाया जाएगा। हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है हर वर्ग को उसे कानूनी अधिकार मिलने चाहिए, उनके जो मौलिक अधिकार हैं बिल्कुल। मिलने चाहिए। अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़े, आपको रोकना चाहेंगे। अनुराग जी, वैसे तो अक्सर ये कहा जाता है कि आदिवासियों के साथ है पार्टी, उनके हक की बात की जाती है, प्रत्येक व्यक्ति के हक की बात की जाती है, फिर यहाँ पर क्यों ये कटौती किए जाने की बात सामने आ रही है? रेणु जी, तथ्यात्मक तरीके से बात करते हैं। सबसे पहला तथ्य कि कांग्रेस सरकार के 4 साल हो गए हैं। अभी इनके तरफ से जो खड़े हुए थे वकील साहब, उन्होंने कोर्ट से समय मांगा। क्या 4 साल का समय पर्याप्त नहीं होता है कि कोर्ट से इन्होंने पुनः समय मांगा? अब दूसरी बात, इनके कोर्ट में पक्ष ढंग से ना रखने के कारण कोर्ट ये आरक्षण कम हो गया, 32 से लेकर 20% हो गया। ये कितना भी आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, जनता जानती है कि 4 साल का समय अपने आप में पर्याप्त होता है जी। अब करेला पे नीम चढ़ाइए कि जनता को, आदिवासी वर्ग को चिढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति ने आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में केस लगाया था, उस केपी खांडे जी को ये आज कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा देके पद से नवाजे है। और ये पहला किस्सा नहीं है, इसके पहले ओबीसी आरक्षण में भी लोगों ने देख चुका है कि भूपेश बघेल जी ने ओबीसी आरक्षण देने का नाटक किया और अपने एक आदमी को खड़ा करके फिर पद से नवाजा। तो यानी कि आपकी बातों से ये साफ हो रहा है कि यानी कि आप आरक्षण के विरोध में नहीं, अनुराग जी? रेणु जी, पूरा बात होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में हो कैसे सकती है, इस बात को आप कर कैसे सकते हैं जब 22 से 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने ही तो देश में सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाने के लिए यत्न किया, उसका भी अपमान करते हुए आप कांग्रेस विरोध किया और उसको वोट नहीं दिए थे। तीसरी बात रेणु जी, अब जब आरक्षण की बात होती है तो ये कहते हैं कमेटी बना के कर्नाटक जाएंगे और कर्नाटक में उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी। इसके बाद ये क्वांटिफाइबल डाटा की बात निकाल लेते हैं और क्वांटिफाइबल आयोग को भी ये 2 महीने का कार्यकाल बढ़ा देते हैं। उसके बाद और एक बात समझिए, अगर भानु प्रतापपुर में चुनाव नहीं होता तो ये आनंद फानंद में सत्र बुला के आरक्षण का हितैषी, आदिवासियों के हितैषी बनने का नाटक कतई नहीं करते रेणु जी। अभी तो इनके सामने मजबूरी आ गई है कि भानु प्रतापपुर में चुनाव है, आज फिर छत्तीसगढ़ में पूरी जगह चक्का जाम है। इसके पहले सर्व आदिवासी समाज ने सारे आदिवासी क्षेत्रों में चक्का जाम किया। जब ये नृत्य महोत्सव मना रहे थे तो सर्व आदिवासी समाज ने लिख कर दिया कि नृत्य महोत्सव बंद करिए, हमें हमारा हक दीजिए, परंतु ये आदिवासियों के आंसुओं पे नाच गाना करते रहे। ये सरकार कितना भी बहाना कर दे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, 4 साल का समय पर्याप्त होता है जनता के हित के लिए, लेकिन आप जनता के अहित करें, न केवल आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग, महिला, विद्यार्थी, एक भी ऐसा वर्ग नहीं है जो कांग्रेस सरकार ने जिसका कार्य किया हो। और इसके तो असंतुष्टि का परिणाम देखिए कि धरना स्थल इतना बड़ा जाम हो गया है लगातार सालों साल से कि ये धरना स्थल शहर से बाहर ले जाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि धरना स्थल छोटा पड़ रहा है। धनंजय जी, ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा आरोप भी कि 4 साल तक सरकार क्या कर रही थी और अब अचानक से जब भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है उसके बाद आरक्षण की बात कर रही है और ऊपर से उल्टा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। देखिए, अभी विधानसभा के जो विशेष सत्र होंगे ना, उसमें रमन आरएसएस भाजपा सरकार के चरित्र का पर्दाफाश होगा। मैं तो कहा ना, हम तो इस बात को कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने 32% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन एससी वर्ग जिसके खांडे जी प्रतिनिधित्व करते हैं उसके वर्ग का जो आरक्षण में कटौती किया गया था, खांडे जी तो अपने वर्ग के अधिकार की लड़ाई लड़ने गए थे ना, वो आदिवासी वर्ग के आरक्षण का विरोध नहीं किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जो एससी वर्ग को आरक्षण जो मिलना चाहिए था, जिसमें कटौती किया था, उसका भी विरोध कर रही है। और मैं कह रहा हूँ ना, कमेटी आपने गठन किया था नंदकीराम कंवर के अध्यक्षता में, उस कमेटी की अनुशंसा को मानने में क्या दिक्कत थी रमन सिंह की सरकार को? जब आपने 32% आरक्षण दिया तो उस कमेटी के फैसले को न्यायालय में क्यों नहीं रखा गया? प्राथमिक तौर पर जब रमन सरकार ने न्यायालय में एफिडेविट दिया, उसमें इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि 32% आरक्षण देने के लिए हमने कमेटी गठन किया, जो पक्ष यहाँ पे रखेंगे? तो पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी पर्दाफाश हो गई। अच्छा, और 4 सालों से सत्ता में आप है सर, तो 4 सालों से अभी तक क्यों सोए हुए थे इस मामले को लेकर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब हमारी सरकार ने नंदकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट को न्यायालय में रखा तो न्यायालय ने कहा कि पूर्व में जब एफिडेविट दिया गया है कि 32% आरक्षण के विषय पर पक्ष रखने के लिए, उसमें इस कमेटी का जिक्र नहीं है। अच्छा। एफिडेविट किसने दिया था? पूर्ववर्ती सरकार ने दिया था ना, आपने जिक्र क्यों नहीं किया एफिडेविट पर? इसीलिए वो फैसला उसके खिलाफ गया, इसको मानने से इनकार कर दिया है। और मैं तो कह रहा हूँ ना, आप भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राष्ट्रपति महोदय जी के
खिलाफ हमने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी तो भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में आदिवासी को प्रत्याशी बनाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी उस आदिवासी प्रत्याशी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़े करेगी, घोषणा कर दे यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा। मतलब आदिवासियों के जो हित को बाधित करने का रमन सिंह की सरकार ने किया है, आज भावनात्मक रूप से अपने उस पाप से नहीं बच सकते हैं जी। अब ये पूरी स्थिति तो विशेष सत्र के दौरान ही साफ हो पाएगी कि आखिरकार कुल और क्या यहाँ पर तथ्य सामने निकल कर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और ममता,